You are not upgrading, you are downgrading. नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आपकी संतान को बहुत गुस्सा आता है? क्या आपके भाई को बहुत गुस्सा आता है? क्या आपके बिजनेस पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है? अभी हाल में हमारे लोकप्रिय प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल में एक एंटरप्रेन्योर ने मुझसे कहा, पाटनी साहब मेरे लड़के को बहुत गुस्सा आता है सर, वो कुछ नहीं सुनता, कुछ समझना नहीं चाहता, इतना समझा के देख लिया। मैंने कहा अगले सेशन में लेके आना, क्योंकि हमारा गुरुकुल तो रिपेयरिंग सेंटर है। आदमी का रिपेयरिंग, उसके परिवार की रिपेयरिंग, उसके व्यापार की रिपेयरिंग, क्योंकि हम तो जीवन के सारे आयाम टच करते हैं। मैंने कहा अपने बच्चे को ले आओ। और अगली बार जब बेटा आया तो वो कॉलेज में था। मैंने पूछा क्या बात है? बोले सर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मेरे गांव में किसी ने बड़ा नहीं किया, मुझे कुछ बड़ा करना है सर, कुछ क्रांतिकारी करना है। बस मैं इसी उधेड़ बुन में रहता हूँ और मेरे पापा को जब भी मैं बड़ी बड़ी बात करता हूँ उनको लगता है मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं जब उनके किसी छोटे निर्णय का विरोध उनको लगता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन सर गुस्सा नहीं आता सर, मेरे को कुछ करके दिखाना है, मेरे अंदर पागलपन है, जुनून है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ गुस्सा बुरी बात नहीं है, गुस्सा आना जरूरी है। क्योंकि सोचिए यदि गुस्सा नहीं आता, यदि आक्रोश नहीं होता तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। नेल्सन मंडेला को गुस्सा आया, दक्षिण अफ्रीका रंगभेद से आजाद हो गया। महात्मा गांधी को गुस्सा आया, भारत आजादी की तरफ बढ़ निकला। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को गुस्सा आया, हजारों नन्हे अबोध बच्चे चाइल्ड लेबर से आजाद हो गए। और सुलभ फाउंडेशन के संस्थापक श्री बिंदेश्वर पाठक को गुस्सा आया तो हिंदुस्तान में लाखों लोग मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हो गए और उन्हें मॉडर्न गांधी कहा जाने लगा। साथियों गुस्से ही ने तो बदला है। और साथियों गुस्से की वजह से कई लोग अरबपति खरबपति बन गए। अब ये शायद आपको सुनने में अच्छा लगेगा और इसके बाद आप अपने बच्चे के गुस्से को पालेंगे। रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन एयरलाइंस के संस्थापक, उनका कोई इरादा नहीं था एयरलाइंस खोलने का। एक बार वो एक प्लेन से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जा रहे थे और उस प्लेन में पैसेंजर कम होने की वजह से उड़ान कैंसिल कर दी गई और उनको किसी महिला से मिलने जाना था जो कि बहुत अर्जेंट था। इतना गुस्सा आया उनको, उन्होंने एक प्लेन किराए पे लिया, उसको वर्जिन एयरलाइंस का बोर्ड लगाया और सारे लोगों को लेके वो उड़ चले और वहीं पर उन्होंने निर्णय कर लिया मैं अब एयरलाइंस खोलूंगा। साथियों आज आप नेटफ्लिक्स के दीवाने हैं। नेटफ्लिक्स का जन्म गुस्से से हुआ है। नेटफ्लिक्स के को फाउंडर रीड हेस्टिंग्स, उन्होंने 1997 में अपोलो 13 नाम की मूवी किराए पे ली। वो मूवी रिटर्न करने में लेट हो गए और लेट हो गए तो उनको लगभग $40 का एक्स्ट्रा शुल्क लेट फीस भरना पड़ गया। उनको इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला मैं यही धंधा करूंगा और लोगों को मैं ऑनलाइन मूवीज रेंट करूंगा। और वहां से नेटफ्लिक्स में मूवीज वाले हिस्से का जन्म हो गया, जबकि उसके पहले वो सामान बेचना चाहते थे इंटरनेट पे। लेकिन इस गुस्से ने हजारों करोड़ के व्यापार को जन्म दे दिया। किस सेक्टर की बात करूं मैं? आप और हम सब कपड़े पहनते हैं। आपने द गैप ब्रांड का नाम सुना होगा, बहुत बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा। डोनाल्ड फिशर और डोरिस ने 1969 में इस ब्रांड की स्थापना की। लेकिन स्थापना क्यों की? एक गुस्से की वजह से। उनको अपने नाप की जीन्स नहीं मिलती थी और वो जीन्स की शॉपिंग करने के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। उनको लगता था लोग प्लस साइजेस, लोग वैरायटी ऑफ साइजेस बनाते क्यों नहीं है। उनको इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने स्टोर गैप की स्थापना कर दी जिसमें वैरायटी ऑफ साइजेस में जीन्स मिलने लगी। अब ऐसा गुस्सा जिससे हजारों लाखों करोड़ पैदा होता हो, ऐसा गुस्सा तो आना चाहिए। नहीं, ऐसा गुस्सा जरूरी नहीं है। इंटेल के फाउंडर नॉयसे, मूरे एंड रॉक, ये 3 लोग फेयर चाइल्ड नाम की कंपनी में काम करते थे और ये तीनों लोग जब भी अपनी कंपनी को कोई नया आइडिया प्रेजेंट करते, कंपनी रिजेक्ट कर देती। कंपनी इन्वेंशन नहीं चाह रही थी, कंपनी इनोवेशन नहीं चाह रही थी। उल्टा इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में पटक दिया गया। इनको इतना गुस्सा आ गया, ये लोग तीनों लोग एक साथ बाहर निकल गए और इन्होंने इंटेल की स्थापना की। बाकी कहानी आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, घर घर में इंटेल है। तो साथियों इस तरह का पॉजिटिव गुस्सा बहुत जरूरी है। लेकिन कौन सा गुस्सा अवॉइड करें? चवन्नी टाइप का गुस्सा। परिवार में कोई छोटी सी बात पे लड़ाई कर लिए, सब्जी अच्छी नहीं बनी तो लड़ाई कर लिए, एक रिक्शे वाले ने पैसे ज़्यादा ले लिए तो लड़ाई कर लिए, टैक्सी वाले से लड़ाई कर लिए, प्लेन की लाइन में लड़ाई कर लिए, कोई शॉपकीपर से लड़ाई कर लिए, भाई भाई से लड़ाई कर लिए, पार्टनर पार्टनर से लड़ाई कर लिए, समाज में लड़ाई कर लिए, छोटी मोटी एसोसिएशन में। ये चवन्नी टाइप की लड़ाइयों में कुछ नहीं धरा है।
गुस्से के भी दो स्वरूप हैं। जैसे चाकू होता है, तो उसी चाकू से आप सेब काट सकते हो और उसी चाकू से आप गर्दन काट सकते हो। सेब काटोगे तो हेल्थ होगी और गर्दन काटोगे तो जेल होगी। न्यूक्लियर पावर, उसी न्यूक्लियर पावर से पूरी दुनिया आज रोशन हो रही है, इलेक्ट्रीफाई हो रही है। उसी न्यूक्लियर पावर से आप बम बना दो, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे कांड हो जाएंगे। आप ये समझिए, गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से का कैसे आप उपयोग कर रहे हैं ये बुरा है। क्यों छोटा छोटा घर, परिवार, समाज, व्यवसाय, क्यों यहां पर गुस्सा कर दो? छोड़ो ये सब गुस्सा, ये गुस्से को अंदर पालो, यहां पर खूब मुस्कुराओ, यहां लोगों को बोलो छोड़े यार, जाने दे, और अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ। अपने आक्रोश से कुछ निर्माण करो, क्योंकि दुनिया में आज तक हर निर्माण आक्रोश की वजह से हुआ है। किसी को बैलगाड़ी से गुस्सा आया, उसने कार बनाई, किसी को कार से गुस्सा आया, उसने प्लेन बनाया, किसी को बड़े वाले फोन से गुस्सा आया, उसने छोटा फोन बनाया। सब चीज गुस्से से बनी है। कंफर्ट जोन से कोई चीज थोड़ी बनी है। घर में लेट के सोचते रहने से कोई चीज का निर्माण नहीं हुआ, कुछ नहीं बना। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खूब गुस्सा हुई है, चवन्नी चीजों पे नहीं, उन चीजों पे जिसका निर्माण करने के बाद आपको खुद पे गर्व हो। साथियों, क्या आप भी कोई ऐसे गुस्से की कहानी जानते हैं? यदि आप ऐसी कोई गुस्से की कहानी जानते हैं तो जरूर कमेंट्स में शेयर करें और मुझे यह भी बताएं आपको कौन सी चीज पे गुस्सा आ रहा है। आपका जिस चीज को लेकर अपमान किया गया हो, आपने छोटा महसूस किया हो, जिस चीज को आपको बदलना हो, जिस प्रथा को आपको मिटाना हो, उस पे गुस्सा हो जाइए। तो अपने कमेंट जरूर डालिए, जिससे मुझे पता चले आपको ये वीडियो कैसे लगा। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो शेयर किया करें। ये फ्री वीडियोस हम रिलीज़ कर रहे हैं देश को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए। और आप और हम अलग नहीं हैं, हम एक टीम है। यदि मैं बना रहा हूँ तो आपका काम है इसको शेयर करना और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। सबसे पहले दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हजारों की तादाद में आपने उज्जवल पाटनी मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया, हर हफ्ते उज्जवल पाटनी शो को इस ऐप में सुना और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आगे बढ़े। आपने बहुत सही किया। आपको इस वक्त अपनी पीठ थपथपा के बधाई देनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लिए सजग हैं, निर्णय लेने को तैयार हैं और कहीं कुछ बदलना चाहते हैं। साथियों, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं सर बड़ा बनना है। पहली बात तो बड़ा बनने का अर्थ सिर्फ धनी बनना नहीं होता। सबके बड़े की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। कोई समृद्ध होना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा पाना चाहता है, कोई बहुत अच्छा जीवन साथी चाहता है। किसी के बड़े बनने का अर्थ है कि मैं 50 देश घूम सकूं। किसी के बड़े बनने का अर्थ है कि मैं अपनी मनचाही गाड़ी ले सकूं। किसी का बड़े बनने का अर्थ है मैं राजनीति में किसी ऊंचे पद पर जा सकूं। किसी का बड़ा बनने का अर्थ है कि मैं अपने शहर में नाम कमा सकूं। बड़ा बनने के हजार मायने, हजार मतलब, हजार अर्थ हो सकते हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में बड़ा बनना उसके कुछ बेसिक उसूल हैं और यही बेसिक उसूल मैं लगातार अलग अलग उज्जवल पाटनी शो में जारी कर रहा हूँ। बड़ा बनना है तो विज़न हो, बड़ा बनना है तो डॉक्यूमेंटेशन करें, बड़ा बनना है तो कृतज्ञ हो, बड़ा बनना है तो ये करें वो करें। उसी कड़ी में आज मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि यदि वास्तविकता में बड़ा बनना है तो ना कहना सीखें। साथियों, हमको बचपन से सिखाया गया है कोई किसी काम के लिए कहे तो हाँ कर दो। बचपन में हर काम के लिए माता पिता, चाचा चाची, काका काकी, भाई बहन को हाँ किया, फिर कॉलोनी में आजू बाजू आस पड़ोस के अंकल आंटी भैया लोगों को हाँ किया, फिर ट्यूशन कोचिंग में लोगों को हाँ किया, फिर स्कूल में टीचर मैडम को हाँ किया, उसके बाद यार दोस्तों को हाँ किया, उसके बाद नाते रिश्तेदारों को हाँ किया। और जब हम हाँ करते हैं और किसी दूसरे का काम करते हैं और उसकी मदद करते हैं, उसके बाद वो धन्यवाद कहता है, हमको और आनंद आता है। उस आनंद को बार बार प्राप्त करने के लिए हम हाँ कहने लग जाते हैं।
समाज हमारी प्रशंसा करने लग जाता है। वो कहता है कितना भला आदमी है, जब देखो तब किसी और की मदद के लिए तत्पर रहता है। साथियों, सुनने और कहने में तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक अहम प्रश्न है, यदि हम जीवन में सबको हाँ करते रहेंगे तो हम अपने लिए वक्त कब निकालेंगे? यदि हम जीवन में सबको खुश करते रहेंगे तो हम अपने आप को खुश कब करेंगे? साथियों, जिंदगी में सीमित समय है, 24 ही घंटे हैं। उन 24 घंटों में भी कुछ घंटे पहले से रिजर्व्ड हैं, चाहे सोने के लिए, चाहे उठने के लिए, चाहे खाना खाने के लिए, चाहे ब्रश करने के लिए, चाहे दैनिक आवश्यकताओं के लिए। उन बचे हुए घंटों में ही हमको सारी जिंदगी जीनी है। अब इन बचे हुए घंटों में चाहे तो हम सारी दुनिया को हाँ कह दें और लोकप्रिय हो जाए, या हम कुछ लोगों को ना कहना सीखें। साथियों, जीवन में हाँ कहना उतना जरूरी नहीं है जितना ना कहना जरूरी है। हर दिन के आपके पास कुछ लक्ष्य होते हैं, हर दिन का आपके पास कुछ प्लान होता है, और आप अपने लक्ष्य, अपने प्लान को हासिल करने के लिए निकलते हैं, और इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास अपना काम, अपना अनुरोध, अपना अनुनय, अपना विनय, अपना कोई प्रस्ताव लेके चला आता है, और आप अपना प्लान छोड़ के सामने वाले के प्रस्ताव पे, उसके प्लान पे काम करने लग जाते हैं। धीरे 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 आपका प्लान, आपकी योजना पीछे छूटती चली जाती है, और दूसरे लोगों के प्लान और योजनाएं आपके जीवन का अधिकांश टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। जब आपके लक्ष्य आपसे हासिल नहीं होते तो आपको ये लगता है कि मैं लक्ष्य हासिल करने लायक नहीं हूं, और आप अपने आप पर संदेह करने लग जाते हैं, अपनी योग्यता पर संदेह करने लग जाते हैं, अपनी काबिलियत पर संदेह करने लग जाते हैं। लेकिन साथियों, असलियत वो नहीं है। असलियत ये है कि आपका समय आपका नहीं है। आप लोगों को हाँ कह कहकर उस 2 मिनट की खुशी को हासिल करने के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्य से भटक गए। कुछ लोग जो जीवन में वाकई महत्व रखते हैं, आपके सबसे करीबी, उनको छोड़ के बाकी लोगों को ना कहने की स्वतंत्रता है। आपको बाकी लोगों को ना कहने का साहस होना चाहिए, और आपको बाकी लोगों को ना कहने के बाद कोई गिल्टी फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह आपका जीवन है। इसकी सफलता की जिम्मेदारी आपकी है। मैं बहुत खरी खरी बात कहना चाहता हूं साथियों, दूसरों के लिए यूजफुल बनिए, पर ऐसे मत बनिए कि दूसरे आपका यूज करने लगे। हर आदमी के पास एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको जब कहीं जाना होता है वो उसको उठा लेता है। सामान्य भाषा में इसके लिए बड़े हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं नहीं कहना चाहता। यदि हर कोई आपको कहीं भी जाने के लिए उठाता है, या याद करता है, या बुलाता है, तो समझ लेना कि आप मुश्किल में हैं। समझ लेना कि सामने वाले के पास आपके टाइम का कोई महत्व नहीं है, और यहां तक कि आपका भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए यदि वास्तविकता में बड़ा बनना चाहते हो तो आपके पास अपने हर दिन की योजना होनी चाहिए, अपने सप्ताह की योजना होनी चाहिए, अपने महीने की योजना होनी चाहिए, और आपकी योजनाओं के बीच जब अनावश्यक रूप से बिना कारण दूसरे ऐसे लोगों के प्रोग्राम अड़े जो आपके जीवन में उतना महत्व नहीं रखते हो, तो आप उनको ना कहना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपके ना कहने से किसी को एक क्षण के लिए बुरा लगेगा, लेकिन उस दिन के बाद वो आपके समय की कीमत शुरू कर लेगा। याद रखिए, हर बार जो हाँ कहता है उसका सम्मान कम होता चला जाता है, और जो थोड़ा बहुत ना कहता है, कड़वा सच है, लेकिन संसार में वैल्यू उसी की होती है। यदि आपको बड़ा बनना है तो हाँ करने के पहले ना करने की आदत लाएं। यदि आपको बड़ा बनना है तो हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। दुनिया में जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, अंत में ना तो वो खुद खुश रहता है, ना ही कोई दूसरा उससे खुश होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। साथियों, सबसे पहले आपका शुक्रिया। हजारों की तादाद में आपने उज्जवल पाटनी ऐप को डाउनलोड किया, उज्जवल पाटनी शो को देखा और अपनी जिंदगी को बदलने का क्रांतिकारी निर्णय लिया। बड़ा बनने की सीरीज में
आज मैं आपसे इस उज्जवल पाटनी शो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूं और वह है, बड़ा बनना है तो सुनना शुरू कीजिए। साथियों, किसी भी डिस्कशन में चले जाओ, दो चार वक्ता पूरी चर्चा को डोमिनेट कर लेते हैं। आप एक ट्रेन के कूपे में बैठे हो और आप देखिए, आप एक राजनीति, क्रिकेट, फिल्म, चुनाव, ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा शुरू करिए और दो तीन लोग पूरी चर्चा को हाईजैक कर लेंगे, मानो उसके सबसे बड़े ज्ञाता वही हैं। हर शहर में कुछ पुराने चौक चौराहे होते हैं, वहाँ पर रात को लोग 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक बैठे रहते हैं। उनको पूरा मालूम है भारत के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए, क्रिकेट में धोनी को क्या करना चाहिए, फिल्मों में अमिताभ को क्या करना चाहिए। उनको हर चीज़ मालूम है। वो अपने आसपास के बड़े बड़े दिग्गजों को अपने चबूतरे पर धूल चटा सकते हैं, लेकिन वो 20 साल से उसी चबूतरे पर बैठे हैं और उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला। साथियों, बोलने से कुछ नहीं बदलता, किसी बहस में जीत जाने से कुछ नहीं बदलता। उल्टा जब जब आप किसी बहस को जीतते हैं बिना कारण, तो आप उस व्यक्ति को हार जाते हैं जिससे आपने बहस जीती। जब जब आप किसी को छोटा सिद्ध कर देते हैं अपने तर्क वितर्क और कुतर्क से, उसी क्षण आप उस व्यक्ति को हार जाते हैं जो कभी आपके किसी काम आ सकता था। साथियों, बोलना एक राष्ट्रीय बीमारी हो गई है। हर व्यक्ति बोलता है, जिसको जहां मौका मिल जाए वो बोलता है, लेकिन सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता। जबकि हमें सबसे अच्छा डॉक्टर कौन लगता है? वो जो हमारी बात धीरज से सुने। हमें सबसे अच्छा टीचर कौन लगता है? वो जो हमारी क्वेरीज को धीरज से सुने और उसके बाद सोच समझकर जवाब दे। हमें अपने माता पिता कब अच्छे लगते हैं? जब वो हमारी पूरी बात सुने। नहीं तो हम लोग अक्सर कहते हैं कोई सुनता ही नहीं मेरी। हर घर की समस्या है, बीवी कहती ये नहीं सुनते, पति कहते ये नहीं सुनती, बच्चा कहता है पापा तो मेरी सुनेंगे नहीं, और पिताजी कहते हैं आजकल के बच्चे किसी की सुनने वाले? कोई किसी का नहीं सुनता, क्योंकि सुनने की कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग ही नहीं मिली। स्कूल में बोलने की ट्रेनिंग मिली है तो बोले जाओ, इतना बोलो कि बोलते बोलते पूरी एनर्जी खर्च हो जाए। यदि आपको बड़ा होना है तो आपको अपने शब्दों को कमोडिटी मानना पड़ेगा। यदि आपको बड़ा बनना है तो आपके शब्दों को आपको रुपया पैसा मानना पड़ेगा और बहुत सोच समझ के उनको खर्च करना पड़ेगा। साथियों, बोल के आप कभी कुछ नहीं सीखते, आप सीखते सुन के हैं। किसी भी एक चर्चा में एक बार श्रोता बनने का आनंद लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। बोलेंगे कब? वहां जहां वास्तविकता में बोलने की जरूरत है। बोलेंगे कब? जहां पर लोग आपको सुनना चाहते हो। बोलेंगे कब? जहां पर बोलने से आपकी लाइफ में कहीं कुछ एडिशन होता हो। बोलेंगे कब? जहां पर बोलने से आपकी साख में, रेपुटेशन में, गुडविल में, आपके ब्रांड में वृद्धि होती है। बाकी जगह मत बोलिए। छोटे छोटे घर की बहस, छोटी छोटी अपनी ऑफिस की बहस, छोटी छोटी कैंटीन की या रात को डिनर की बहस, अरे इन बहसों में सुनिए, मुस्कुराइए, आनंद लीजिए, और कोई काम की बात कह रहा है तो उसको अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिए। छोटी छोटी बहस में जीतने वाले लोग कभी बड़ी बहस नहीं जीतते। छोटी छोटी बहुत सारी बहस हार जाइए, क्या जरूरत है ज्ञान दिखाने की? हम लोग बोलने की फीस लेते हैं और वहीं बोलते हैं जहां पर बोलना बहुत जरूरी हो। मैं तो ये मानता हूं कि आपका कहा हुआ ही मेरा रॉ मटेरियल है। हर रेलवे यात्रा में, हर एयर यात्रा में, कोई भी यात्रा, किसी भी मीटिंग में मैक्सिमम फोकस मेरा सुनने पर रहता है। कौन क्या कह रहा है? अरे एक साइकेट्रिस्ट क्या करता है? एक साइकेट्रिस्ट धीरज से अपने मरीज की बातें सुनता है, घंटों तक सुनता है, प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस करता है, जवाब लेता है, और कुछ देर जब धीरज से सुन लेता है तो मरीज को ऐसा लगता है ओह मैं तो पूरा हल्का हो गया। किसको कहते हैं काउंसलिंग? तो साथियों, आपके बोलने से कोई हल्का नहीं होता, आपके सुनने से हल्के होते हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? वो जो आपको बोलने नहीं देता और आपकी बोली भी हर बात काट देता है, या वो जो आप कुछ भी बोले धीरज से सुनता है? तो साथियों, जिंदगी में सुनने की कला लाइए,
सुनने वाला व्यक्ति ही नॉलेज अर्जित करता है। किसी को आप सुन लें तो आप आधी जंग जीत लेते हैं। दुनिया में कोई शिकायत लेकर आया हो किसी किस्म की, तो उसकी बात काटने के बजाय उसको पूरा बोल लेने दीजिए, वो खाली हो जाएगा, उसकी शिकायत की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। साथियों, जो सुनेगा वही ग्रो करेगा, जो सुनेगा उसी का नॉलेज बढ़ेगा। जो सुनेगा, चूंकि वो ज़्यादा सुनेगा और कम बोलेगा, और कम बोलने वाले का ही संसार में सम्मान है। ज़्यादा बोलने वाले को तो कोई गिनता तक नहीं है। ज़्यादा बोलने वाले के लिए तो बातूनी, बड़बड़िया, भड़बड़िया जैसे रॉ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्ड्स। क्या आप ऐसे वर्ड सुनना चाहते हैं? सुनने वाला व्यक्ति धीर गंभीर माना जाता है। सुनने वाला व्यक्ति गरिमामय माना जाता है। सुनने वाला व्यक्ति मैच्योर माना जाता है। सुनने वाला व्यक्ति समझदार माना जाता है। सुनने वाला व्यक्ति जब कुछ बहुत देर बाद बोलता है तो हर आदमी उसकी बात सुनना चाहता है। यदि जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो सुनने की आदत डालिए। यदि जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो शब्दों को पैसों और रुपयों की तरह समझिए, बिना कारण खर्च मत करिए। अपने परिवार के साथ खूब आनंद लीजिए, खूब मस्ती करिए, अपने क्लोज लोगों के साथ खूब करिए, लेकिन हर रोज शहर में हर जगह बहस जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में बहस जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे छोटी छोटी बहुत सी बहसें हार जाइए, श्रोता बन के हार जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बड़ा वही बनेगा जिसमें सुनने का हुनर होगा। बड़ा वही बनेगा जो कम बोलेगा और ज़्यादा सुनेगा। बड़ा वही बनेगा जो शब्दों को कमोडिटी की तरह खर्च करेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, एवरीथिंग इज ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल समवन डज इट। यानी हर एक काम असंभव लगता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि कोई दूसरा इंसान आकर उस काम को ना कर दे, और फिर हम कहते हैं, ओह ये तो हो सकता था, यार ये तो मैं भी कर सकता था। भाई तू कर सकता था तो तूने किया क्यों नहीं? इस वीडियो से आप कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन एक बात तो गांठ बांध कर रख लो कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग कर सकते हैं, और आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। सेकेंड लाइन को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। ये एक चीज पता हर इंसान को है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं। पता हर इंसान को है, समझते भी सब है, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता। जो इंपॉर्टेंस होता है उसको हम छोड़ देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको हम पकड़ लेते हैं और अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, और फिर वही हमारी आदतें बन जाती है, और हमारी आदतें बनाती है हमारा भविष्य। अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब मैं रनिंग कर रहा था और दौड़ते दौड़ते बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। मतलब मेरी रुकने की इच्छा हो रही थी कि बस यार अब और नहीं दौड़ा जाता। लेकिन जब शुरुआत में मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, तब मैंने एक एंडिंग पॉइंट डिसाइड किया था कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर एंड करूँगा। और उस वक्त मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि बस थोड़ा सा और तो बचा है यार, ख़त्म करो। और जैसे तैसे मैं एंडिंग पॉइंट तक पहुँच गया। और उस वक्त मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि अगर वो एंडिंग पॉइंट मेरे माइंड में नहीं होता, वो एंडिंग पॉइंट मैंने सेट नहीं किया होता, तो मैं वहीं पर रुक जाता जहाँ पर मेरा रुकने का मन हो रहा था। जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, मैं वहीं पर रुक जाता। लेकिन नहीं, वो गोल मेरे माइंड में था। वो गोल मैं पहले ही सेट कर चुका था कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो वहाँ पर एंड करना है। और यही फंडा एकदम सटीक तरीके से लाइफ में भी काम करता है। एक गोल हमें वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर जाने का हम सपना देखते हैं। एक डायरेक्शन मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि कुछ करना है और वहाँ पर पहुँचना है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा गोल सेट किया जाए। एक छोटा सा गोल सेट करो, एक दिन का गोल सेट करो, और जब वो अचीव हो जाए तो मज़े करो, खूब मज़े करो, नाचो कूदो, जो मन करता है वो करो। क्योंकि एंजॉय नहीं किया तो वही चीज़ आपको अगले दिन बोरिंग लगने लगेगी और आपका फर्स्ट डे आपका लास्ट डे बन जाएगा। मुझे आज भी याद है 16 जून 2019 को, उस टाइम दोपहर के करीब 1 बजे हुए थे। मैं कहीं बाहर गया हुआ था और जैसे ही मैं घर पर आया मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया, क्योंकि उस दिन मुझे पता था कि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने अपना फ़ोन ओपन किया और सबसे पहले सब्सक्राइबर्स चेक किए, और मैंने जैसे ही सब्सक्राइबर चेक किए वहाँ पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे, और मैं ये देखकर एकदम शॉक्ड हो गया। और उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खुशी से झूम उठा कि यार मज़ा आ गया, मैं जो चाहता था वो हो गया। मैं सबसे पहले दौड़कर वहाँ गया जहाँ पर भगवान रखे हुए थे, और उनके पास जाकर सबसे पहले दिल से थैंक्स कहा, और अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और उसे बताया कि भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली,
यानी कि मैं इस तरह से खुशी मना रहा था कि जैसे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट ना हो गए हों। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि अगर आप छोटी से छोटी अचीवमेंट को भी बड़ी मानकर उसे दिल से सेलिब्रेट करते हो तो एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। और मैं सेलिब्रेट क्यों ना करता? 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए मैंने लगातार 5 महीने तक मेहनत की थी। सुबह उठकर सबसे पहले यही सपना मेरी आंखों में होता था कि एक दिन मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। हर रोज मैं स्क्रिप्ट लिखता, हर रोज वॉइस रिकॉर्डिंग करता, हर रोज वीडियो एडिटिंग करता और फिर आखिरी में जाकर उसे अपलोड कर देता था। और अपलोड करने के बाद मुश्किल से उस पर 20 से 25 व्यूज आते थे। और जब इतनी मेहनत करने के बाद मुश्किल से उस पर 20 से 25 व्यूज आते थे, रिजल्ट नहीं मिलता था, तो जो इमोशनली पेन होता था वो लाख गुना ज़्यादा होता था फिजिकली पेन से। लेकिन उस दर्द को मैं सहता गया और जैसे तैसे मैं 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा। और फिर मैं वहाँ नहीं रुका। 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिए। इसलिए जो भी आप करते हो उसको सेलिब्रेट करो, मज़े करो, ताकि फिर से आप वो काम कर पाओ, क्योंकि वो मज़ा है जो आपको फिर से अपनी तरफ खींच लेगा। हम कोई भी गेम खेलते हैं या फिर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसे यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि पहली बार यूज़ करने पर बहुत ही मज़ा आया था और वो मज़ा हमको फिर से चाहिए, इसलिए हम फिर से सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं या फिर वो काम करते हैं जिसकी हमें लत लगी हुई है। और इस वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। टोयोटा के एम्प्लॉयज़ को एक काम करने को कहा और वो काम ये था कि हर एम्प्लॉयज़ को अपने आप से एक सवाल करना था। और इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आज के दिन आप ऐसा कौन सा छोटे से छोटा काम कर सकते हो जो आपकी लाइफ बदल सकता है? और यही क्वेश्चन टोयोटा के एम्प्लॉयज़ हर रोज़ अपने आप से पूछते थे कि ऐसा कौन सा छोटे से छोटा काम हम कर सकते हैं जो टोयोटा कंपनी को फ्यूचर में हेल्प करेगा। उस वक्त टोयोटा कंपनी एक बहुत ही फ्लॉप कंपनी थी और आज दुनिया की बेस्ट कंपनीज में से एक है। और इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि एक चीज़ तो गांठ बांध ही लो कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग कर सकते हैं और आप वो भी कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, दीपक दैया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बिहार के पश्चिम चंपारण जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पश्चिम चंपारण जिला बिहार का एक ऐसा जिला है जो पूर्वी भारत के बिहार राज्य में स्थित बिहार के 38 जिलों में से एक पश्चिम चंपारण जिला के नाम से जाना जाता है। पश्चिम चंपारण जिला बिहार के उत्तर से पश्चिम भाग की ओर बसा है, जिस वजह से पश्चिम चंपारण जिला की सीमा नेपाल देश से और उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर बेतिया शहर में मौजूद है और पश्चिमी चंपारण जिला तिरहुत डिवीजन के अंतर्गत आता है। पश्चिम चंपारण जिला पहले पुराने चंपारण जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण को पुराने चंपारण जिला से अलग किया जा चुका है। पुराने चंपारण जिला को दो भागों में बांटकर पश्चिम चंपारण जिला और पूर्वी चंपारण जिला का गठन किया गया था। इस जिले का गठन 2 नवंबर साल 1972 में पुराने चंपारण जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। आपको बता दें, पुराने चंपारण जिला का गठन साल 1866 में किया गया था। पश्चिम चंपारण जिला के पड़ोसी जिला का नाम पूर्वी चंपारण जिला, गोपालगंज जिला, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला और महाराजगंज जिला है, जिस वजह से पश्चिम चंपारण जिला के उत्तर भाग की ओर नेपाल देश, पूर्व भाग की ओर बिहार का पूर्वी चंपारण जिला, दक्षिण भाग की ओर बिहार का गोपालगंज जिला, पश्चिम से उत्तर भाग की ओर उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला और महाराजगंज जिला से घिरा हुआ है। पश्चिम चंपारण जिला का इतिहास देखा जाए तो यह जिला हिमालय के निचले हिस्से में बसे होने के कारण पानी और जंगलों से पूरी तरह भरपूर है। स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत चंपारण जिला से ही की थी। पश्चिम चंपारण जिला और पूर्वी चंपारण जिला का इतिहास बिल्कुल एक है, क्योंकि यह दोनों जिला पहले एक ही जिला हुआ करता था। चंपारण जिला का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है,
चंपा और अरण्य। चंपा का मतलब चंपा का फूल और अरण्य का मतलब जंगल। पहले के जमाने में इन जगहों पर अधिक मात्रा में चंपा के पेड़ पाए जाते थे। इसी वजह से इस जिले का नाम पश्चिमी चंपारण रखा गया है। पश्चिम चंपारण जिला के मुख्य नदी का नाम गंडक नदी, सिकरहना नदी और मसान नदी है। गंडक नदी के किनारे पर बसा यह जिला बिहार की राजधानी पटना से महज 246 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 939 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम चंपारण जिला में 3 अनुमंडल, 18 ब्लॉक, 18 अंचल, 2 लोकसभा, 9 विधानसभा, 27 पुलिस स्टेशन, 2 पुलिस जिला, 274 डाकघर, 1 नगर परिषद, 315 ग्राम पंचायतें और 1483 गांवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिम चंपारण जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 7,10,500 के करीब है। आबादी की बात करें तो पश्चिम चंपारण जिला की कुल आबादी 39,35,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 20,61,000 है और महिला की आबादी 18,74,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 909 के करीब है, यानी कि 1000 पुरुष पर 909 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 30,47,000 है, यानी कि 77.5% और मुस्लिम धर्म की आबादी 8,65,000 के करीब है, यानी कि 22% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से पश्चिम चंपारण जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले में महारानी जानकी कुंवर कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और राम लखन सिंह यादव कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 55.5% के करीब है। पश्चिम चंपारण जिला के 39,35,000 की आबादी में 21,90,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 13,52,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 65.5% के करीब, और महिला 8,38,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 44.5% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो पश्चिम चंपारण जिला में जंगल और झाड़ होने की वजह से इन जगहों पर लकड़ियों का व्यापार अधिक मात्रा में किया जाता है। अलग अलग तरह की लकड़ियों के अलावा बेतिया शहर के आसपास लकड़ियों का बेत भी मिलता है, जो फर्नीचर बनाने के काम आता है। इस जिले में बगहा, बेतिया, चनपटिया और नरकटियागंज व्यापारों के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे पश्चिम चंपारण जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। गंडक नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका पूरा इलाका काफी उपजाऊ है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, दलहन और गन्ना यहाँ के मुख्य फसल है। इस जिला के चीनी मिल के कारखाने, रस्सी बनाने के व्यवसाय, चटाई बनाने के व्यवसाय और गुड़ बनाने के व्यवसाय के अलावा कई और छोटे बड़े व्यवसाय इस जिले में स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम चंपारण जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 14,79,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। इस 14,79,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ के आबादी के अनुसार लगभग 37.5% के करीब है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो बिहार का पश्चिम चंपारण जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। पश्चिम चंपारण जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर आश्रम, गंडक परियोजना, त्रिवेणी संगम, भितहरवा आश्रम, अशोक पिलर लोरिया, नंदनगढ़ लोरिया, सुमेश्वर और पश्चिम चंपारण जिला की जामा मस्जिद जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। पश्चिम चंपारण जिला सड़क और रेल के माध्यम से बिहार के अलावा
भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 28 भी, राज्य हाईवे संख्या 54 और राज्य हाईवे संख्या 64 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गांवों तक बस सेवा मुहैया कराती है। पश्चिम चंपारण जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बेतिया रेलवे स्टेशन और नरकटियागंज रेलवे जंक्शन है, जो मुजफ्फरपुर गोरखपुर मेल लाइन पर स्थित है। ये दोनों स्टेशन इस सेंट्रल रेलवे जोन के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, पश्चिम चंपारण जिला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है, वहां तक तो चलो। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं।
अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। टूरिस्ट गाइड का काम करने वाला एक मामूली सा इंसान, एक छोटी सी नौकरी के लिए भी 30 बार इंटरव्यू में फेल हुआ इंसान आज चीन का सबसे रईस आदमी है। मैं बात कर रहा हूँ जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर की। ये किस्मत का नहीं, मेहनत का खेल है। सफलता पाने के लिए पागलपन का खेल है। दोस्तों, ऐसा ही पागलपन था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अंदर अपनी एक्टिंग को लेकर। इसीलिए दिन में चौकीदार की नौकरी की, भूखे पेट सोया, 14 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। और आज शायद ऐसा कोई भारतीय हो जिसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में मालूम ना हो। दोस्तों, क्या होता अगर महेंद्र सिंह धोनी ने भी रिस्क ना लिया होता, तो शायद टीम इंडिया के लिए खेलने का उनका ये सपना ही रह जाता। सरकारी नौकरी छोड़ने के फैसले को उस समय भी लोगों ने पागलपन ही बोला था। क्या होता अगर उस समय महेंद्र सिंह धोनी लोगों की बातों में आ जाते। दोस्तों, दुनिया में हर शोहरत के पीछे कई सालों की कड़ी मेहनत होती है। जब सारी दुनिया कहे कि हार मान लो और आपका दिल आपसे कहे कि एक बार और कोशिश करो, तो हमेशा अपने दिल की बात सुनना। एक लड़की जिसकी 18 साल की उम्र में बिना मर्जी के शादी कर दी गई थी। शादी के महज 2 साल बाद कार एक्सीडेंट में उसकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा खराब हो चुका था। वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। उसके पति ने भी एक्सीडेंट के बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन कभी हार ना मानने का जज्बा और जीत के लिए पागलपन की वजह से आज उस लड़की को पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मुनीबा मजारी की, जो आज संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर है। दोस्तों, अगर इतिहास की बड़ी सफलताओं को लोगों ने अपने जुनून के दम पर हासिल कर लिया है, तो आज भी अगर आप कोई बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने अंदर का जुनून जगाना होगा, क्योंकि आपके अंदर का जुनून आपकी सारी ऊर्जा को एक दिशा में फोकस कर देता है और फिर आपको अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। क्या खूब कहा है किसी ने, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह में क्रिकेट खेलने को लेकर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी हरा दिया। दशरथ मांझी जैसे एक मामूली इंसान ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर छेनी और हथौड़ी से पहाड़ में से रास्ता बना दिया। इन सभी लोगों में एक ही बात कॉमन है, कभी भी इन लोगों ने मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेके और जो ठान लिया वह करके दिखाया और अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार प्रयास किए। दोस्तों, प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। जैसे कि बारिश की एक बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन उसका लगातार बरसना नदी का बहाव बन जाता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि जो आज हंस रहे हैं तुम्हारे सपनों पर, कल वो तुमसे मिलने के सपने देखें। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के 3 नियम होते हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। कभी नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मौत तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसी तरह कोई भी परिस्थिति समस्या नहीं होती, वो समस्या तब बन जाती है जब हमें उस परिस्थिति से निपटना नहीं आता। आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप आज कर रहे हो। इसलिए अपने आज को बेहतर बनाओ, तो आने वाला कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। दोस्तों, लोग सोचते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि केवल प्लानिंग बनाने से कुछ नहीं होता। प्लानिंग को पूरा करने और दिल के साथ फॉलो करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना कि आपकी इच्छा शक्ति के सामने दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन भी सारे जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना उम्र कट जाएगी तकदीर को इल्जाम देते देते। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी भी होगी।
दोस्तों अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं और इन बातों ने आपके दिल में अपने लक्ष्य को पाने के लिए आग जला दी है, एक जुनून जगाया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और हमेशा ये बात याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं है। बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। हम लोग जब भी कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम किसी जानवर को या एनिमल को अपने आप से कंपेयर करते हैं तो वो है लायन। और उसे चूज़ करने के सबके अपने अलग अलग रीजंस भी होते हैं। तो हम रीजंस में नहीं जाते हैं क्योंकि हमारा आज का मुद्दा रीजंस नहीं है। जब मैंने ये ट्रेंड देखा तो मुझे लगा कि मुझे ज़रा इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि आखिर 80% से ज़्यादा लोग लायन को ही क्यों चूज़ करते हैं। शेर नो डाउट एनिमल किंगडम का लीडर होता है, और अगर मुझे या आपको भी एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो हमें लायन को समझना बहुत ज़रूरी है। लायन के पास सबसे पहले तो स्पिरिट ऑफ लीडरशिप है, और यहाँ पर स्पिरिट का मतलब है एक लीडर का एटीट्यूड। एटीट्यूड ही होता है जो उसे उसके फॉलोअर्स से अलग करता है। लायन जंगल का राजा होता है, बट मेरे लिए वो एक ग्रेट सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट है। अब लेकिन बात ये आ जाती है कि उसको आखिर एक ग्रेट सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट आखिर बनाए कैसे और उसको फॉलो कैसे करें, ये मैं आपको बताता हूँ। और इस बात को अपने मरते दम तक ध्यान रखना, क्योंकि ये हमेशा तुम्हारे काम आएगी। सबसे पहली, लायन जंगल का सबसे लंबा जानवर नहीं है। लायन जंगल का सबसे ताकतवर जानवर भी नहीं है। लायन जंगल का सबसे भारी जानवर भी नहीं है। लायन जंगल का स्मार्टेस्ट जानवर भी नहीं है। और फिर भी जब वो आता है तो सब भाग जाते हैं। एक कोट है जो मुझे काफ़ी पसंद है और वो इस पॉइंट पर बिल्कुल सही फिट होता है। An army of sheep led by a lion will always defeat an army of lion led by a sheep। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि लीडरशिप एक डरपोक इंसान को भी एक खतरनाक और ताकतवर इंसान में बदल देती है। सही लीडरशिप एक बेवकूफ़ इंसान को फियरलेस बना देती है जो किसी से भी लड़ सकता है। लीडरशिप में वो ताकत होती है। एक अच्छे लीडर की बातों में इतनी ताकत होती है कि वो अगर डिप्रेस्ड लोगों के कैंप में घुस जाए तो 20 मिनट में उन लोगों को अनबिलीवेबल पावरफुल आर्मीज में बदल सकता है, क्योंकि लीडरशिप सब कुछ तय करती है। लायन जंगल का राजा होता है सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड के कारण। लायन के पास वो एटीट्यूड होता है जो हर दूसरे एनिमल को उससे डरने पे मजबूर कर देता है। अब कोई भी किसी को डरा के लीड नहीं कर सकता। हमारे केस में डर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। हाथी लायन की रिस्पेक्ट करता है, चीता लायन की रिस्पेक्ट करता है, जिराफ लायन की रिस्पेक्ट करता है। अब ऐसा क्या कारण है कि ये सब अपने एरिया के स्ट्रॉन्ग एनिमल्स एक बिल्ली की इतनी रिस्पेक्ट करता है? और इन सब सवालों का जवाब है एटीट्यूड। एग्जाम्पल के लिए, एक लायन जब एक एलिफेंट को देखता है तो उसके माइंड में जो पहली बात आती है वो होता है लंच, मैं इसे खा सकता हूँ। और फिर वो जैसे सोचता है वैसे ये एक्ट भी करता है। अब ये सोचो कि एलिफेंट ज़्यादा बड़ा होता है, ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, स्मार्टर होता है, हैवियर होता है, और फिर भी वो जैसे ही लायन को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है, और वो होती है शिकारी, हंटर। एटीट्यूड हमारी सोच का, हमारी थिंकिंग का एक आईना होता है। तुम्हारा एटीट्यूड कभी भी तुम्हारी सोच से बड़ा नहीं हो सकता। हमारा एटीट्यूड आता है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से या नेगेटिव थिंकिंग से, या हम जैसी भी सोच रखते हैं हमारा एटीट्यूड वैसा ही हो जाता है। इसलिए बस एक बात ध्यान रखना कि शेर जंगल का राजा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ऐसा सोचने की हिम्मत रखता है। और तुम भी तुम्हारी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन तुमको बस अपनी सोच को स्ट्रांग करना होगा और इस बात को याद रखना होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जय हिंद। कई बार हम डिसाइड तो बहुत कुछ करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, पर जब एक्चुअल करने का टाइम आता है तो कर नहीं पाते।
क्योंकि अंदर वो नशा ही नहीं होता उस काम को करने का। और जब तक कोई भी काम करने का नशा यानी कि वो एडिक्शन तुम्हारे अंदर नहीं आ जाता, तब तक तुम उस काम को कभी भी 100% से नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी काम को करने में जो नशा चाहिए वो बंदे में होना चाहिए, चाहे फिर आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो। अगर आपके अंदर वो नशा है, वो एडिक्शन है, तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे उस काम को करने से। अगर आपने किसी भी शराबी या नशेड़ी बंदे को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि वो रह नहीं पाता है बिना नशा करे, क्योंकि नशा करने की जो तलब होती है वो उसे नशा करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि एक टाइम के बाद ये उस बंदे की नीड बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपका भी कोई सपना है, कोई चाहत है जिसे आपको हर हाल में हासिल करना है, और जब ये सपना आपकी नीड, आपकी जरूरत बन जाए, तो आप मेहनत का नशा किए बगैर खुद को रोक नहीं पाओगे। और इस नशे से जो बीमारी होती है उसी का नाम है सक्सेस, कामयाबी। दोस्तों, सपनों को हासिल करने का नशा अगर ना होता तो कोई भी बंदा 16-16 घंटे काम नहीं करता, क्योंकि यार कौन चाहता है आराम छोड़कर दिन रात काम करना? सीरियसली कोई नहीं चाहता, फिर भी लोग करते हैं क्योंकि उनका वो नशा उन्हें काम करने पर मजबूर करता है। आपने कहीं सुना है या नहीं पता नहीं, पर बिल गेट्स शुरुआत में जब माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे तब वो रात को शूज पहनकर ही सो जाते थे, ताकि दूसरे दिन उठकर उसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। थोड़ा पागलपन भरा है, पर यही नशा होता है अपने सपनों का। और यही आप किसी नॉर्मल बंदे को कंपेयर करोगे तो ये बंदा फ्राइडे को तो बहुत खुश होता है, क्योंकि वीकेंड पर अपने काम को छोड़कर वो लाइफ को एंजॉय कर सकता है। पर वीकेंड खत्म होने के बाद मंडे मॉर्निंग को जब ये बंदा काम पे निकलता है, तब इसकी हालत किसी कैदी जैसी हो जाती है, जिसे वापस जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सपना ही नहीं है, ना ही कोई पैशन है। तो ऐसे केस में नशा तो सिर्फ फालतू चीजों का ही होगा ना। दुनिया में जो भी बंदा सेल्फ मेड है, यानी कि जिसने उसका एम्पायर खुद बनाया है, उन हर एक बंदे में नशा था उनके सपनों को पूरा करने का। चाहे फिर वो जीरो से हीरो बना बॉलीवुड का सुपरस्टार शाहरुख खान हो, या जीरो से इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाने वाले धीरू भाई। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जहां पर लोगों ने जीरो से शुरुआत की थी, और आज वही लोग दुनिया के लिए मिसाल है। इनका रास्ता भी उतना ही चैलेंजिंग था जितना कि बाकियों के लिए था, पर इनके अंदर वो एक बात थी जो बाकियों में नहीं थी, और वो था उनका सपना, और उस सपने को हकीकत में लाने का वो नशा। मैं उस दिन इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ रहा था और उनका वीकली रूटीन वहां पर मेंशन किया हुआ था। वो पढ़कर मैं लिटरली हैरान हो गया कि यार कोई बंदा कैसे इतना डेडिकेटेड हो सकता है अपने काम को लेकर। क्योंकि अगर किसी नॉर्मल बंदे को सिर्फ एक हफ्ता भी उनका रूटीन फॉलो करने को बोला जाए तो आई डाउट कोई कर पाएगा, और उसी डेडिकेशन के चलते ये बंदा आज उस मुकाम पर है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ जीरो टू हीरो बने हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बड़े बड़े एम्पायर, बड़ा नाम उनकी फैमिली से मिला था, और उन्होंने उस एम्पायर को, उस नाम को वहां तक पहुंचाया जहां तक शायद उनकी फैमिली भी ना पहुंचा पाती। और इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे मोटा भाई अंबानी का। अंबानी ब्रदर्स की कहानी तो आप जानते ही हैं। दोनों ने भी एक ही जगह से शुरुआत की थी, पर आज एक पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी है, और दूसरे के बारे में तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, ये सब बताने के पीछे का मकसद ये है कि शुरुआत में भले ही आपके पास सब रिसोर्सेस हो, पर अगर आपके अंदर वो दम नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और यही कहानी हमने बॉलीवुड में भी कई बार देखी है, जहां पर बाप सुपरस्टार और बेटा फुल फ्लॉप। इसीलिए दोस्तों, कभी भी ये सोचकर डिप्रेस मत होना कि तुम्हारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। अगर तुम्हारे पास वो सपना है और उसे पूरा करने का नशा और वो जिद है, तो यकीनन कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। और दोस्तों, अभी आपका विल पावर स्टार अवेलेबल है खबरी ऐप पर, जहां पर आपको हर 2 दिन में ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल ऑडियो सुनने को मिलेंगे। अगर आप ऐसी पावरफुल मोटिवेशन खबरी पर सुनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। That's it for today. This is Mangesh from the Willpower Star, signing off for the day. Bye-bye. हाय एंड वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं कपिल आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस डिश, बहुत झटपट बन जाएगी, जिसका नाम है प्रोटीन सैलड। प्रोटीन इसके अंदर वेजिटेरियन फॉर्म्स में जाएंगे। प्रोटीन कौन कौन से जाएंगे? काला चना है, उसके साथ साथ हरी वाली मूंग है, और उसके साथ साथ पनीर है। तो तीनों प्रोटीन जाएंगे। बट जो काला चना और जो मूंग है उसको हम नेचुरल फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा हम फर्दर, थोड़ा सा एक स्टेप अहेड लेकर जाते हैं प्रोटीन के मामले में। मैं उसके स्प्राउट्स बनाने वाला हूँ। तो स्प्राउट्स कैसे बनाएंगे काले चने के, मैं आपको दिखाता हूँ आज। तो सबसे पहले एक बोल के अंदर मैं ले लूँगा यहाँ पे काले चने। हाई इन प्रोटीन है, अनपॉलिश्ड है, तो फाइबर भी है, और सारे दाने लगभग एक समान, तो कुकिंग टाइम जो है वो भी सेम है। और इन काले चने को मैं अब पूरी रात के लिए भिगो के रखूँगा पानी के अंदर, या फिर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए आप इन्हें भिगो के रखें। बट
टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी इसे भिगो के रखा है और इसका जो एक्सेस पानी है वो भी निकाल दिया है। तो कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इनके हम स्प्राउट्स बनाते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगा मलमल का कपड़ा। तो थोड़ा सा गीला है, आप इसे पानी में डुबो के निचोड़ देना इसका एक्सेस पानी। तो ये डैम्प हो गया, गीला हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, थोड़ी सी डबल इसकी लेयर रख के इस तरीके से बोल के अंदर मैं ये चने डाल दूंगा भीगे हुए, और इसकी मैं बना दूंगा एक पोटली, और इसे मैं किचन की टैप के ऊपर आप कहीं लटका दें या फिर आप इसी तरीके से इसको साइड में बोल के ऊपर रख दें। बट आपको ध्यान रखना है कि जब आपको लगे कि जो मलमल का कपड़ा है वो सूख गया है तो आप इसके ऊपर पानी हल्का हल्का छिड़क देना, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मॉइस्चर होगा इसी से जो चना है वो अंकुरित होगा, उसकी जो रूट्स हैं वो निकलेंगी और हमें मिल जाएंगे स्प्राउटेड चना। तो इसी तरीके से ही हम स्प्राउटेड मूंग भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस करके रखा है, मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से ये स्प्राउटेड काला चना हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये अंकुरित हुआ है, एक एक दाने के इतने अच्छे से ये रूट्स निकल आए हैं। और सिमिलर वे में मैंने हरी वाली साबुत मूंग को भी मैंने स्प्राउट करके रखा है, आपको दिखा दूं ये भी मैं इस तरीके से। तो अब ये दोनों जो हैं स्प्राउटेड चना और स्प्राउटेड मूंग जो हैं तैयार हैं। तो शुरू करते हैं इसके बाकी के स्टेप्स और बनाना शुरू करते हैं इसकी प्रोटीन की सैलेड। तो सबसे पहले बोल के अंदर मैं डाल दूंगा यह है अंकुरित काला चना, और काले चने के अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पे स्प्राउटेड मूंग दाल, यानी कि हरी मूंग की दाल को भी मैंने अंकुरित किया हुआ है। तो अंकुरित करने से क्या होता है कि जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो इन दालों के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये प्रोटीन पैक सैलड बन जाएगी, और वो भी वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट रेसिपी है ये। और ये साथ में गए यहाँ पे पनीर, अगेन हमारा वेजिटेरियन प्रोटीन। तो ये तीनों जो प्रोटीनिशियस चीज़ें हैं, इन तीनों की हम सैलड बनाएंगे। अब इसके अंदर कुछ बेसिक मसाले जाएंगे, इसे और थोड़ा सा हम चटपटा बनाएंगे ताकि हेल्थ के साथ थोड़ा सा स्वाद और बढ़ जाए इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे यह है कटा हुआ प्याज, कटे हुए टमाटर, और ये हरा धनिया चॉप किया हुआ, थोड़ा सा मैं बचा लूँगा गार्निश करने के लिए। और ये है रोस्टेड मूंगफली। तो मूंगफली के दानों को बिना छिलके के मैंने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है, तो ये थोड़े से डाल दिए मैंने, और बाकी मैंने बचा लेता हूँ यहाँ पे गार्निशिंग करने के लिए। और यहाँ पे क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और कैरी यानी कि जो अम्बी है, कच्चा आम है, वो बहुत भरपूर मिलता है सीज़न में, तो मैं थोड़ा सा उसका भी यूज़ करता हूँ। तो ये गई कच्ची अम्बी, कच्चा आम, और अब जाएंगे इसके अंदर ड्राई मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैं डालूंगा यहाँ पे है काला नमक, उसके बाद ये कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा तीखापन देने के लिए कटी हुई हरी मिर्चें, और थोड़ा सा और स्पाइसी इसको एक फैक्टर देने के लिए यहाँ पे है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। तो ये भी थोड़ा सा डाल देता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बस। और चटपटा ट्विस्ट देने के लिए इसके अंदर और है मेरे पास ये चाट मसाला, तो ये चाट मसाला भी गया इसके अंदर। अब ये सारे मसाले ये सारी दालों के ऊपर अच्छे से मिल जाएं, अच्छे से यूनिफॉर्मली ये कोट कर लें सब चीज़ों के। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सॉस की ज़रूरत नहीं है, बहुत हेल्दी रखते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं। मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे नींबू का रस। तो ये नींबू का रस बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं कर देता हूँ मिक्स। तो ये चाट की मिक्सिंग हो गई है। अब क्या करेंगे, अब कोई स्टेप नहीं है, अब सिर्फ इसे सर्व करना है और हमें खाना है और हेल्दी फील करना है। तो यहाँ पे ये आ गई छोटी छोटी प्यालियाँ, तो इनके अंदर मैं ये जो सैलड है इसको डाल देता हूँ। और इनके ऊपर मैं थोड़ी सी गार्निशिंग कर देता हूँ। ये है मेरे पास हरा धनिया चॉप किया हुआ, ये थोड़ा सा इनके ऊपर, और ये कैरी यानी कि कच्चा आम, और एंड में ये रोस्टेड पीनट्स यानी कि मूंगफली के दाने। फटाफट हो गई ये रेसिपी तैयार। तो बनाओ ये
हेल्दी सुपर डिलीशियस प्रोटीन चाट घर पे खाओ। अच्छे से हेल्थ फैक्टर है, प्रोटीन से पैक्ड है। वेजिटेरियंस के लिए तो ये कमाल की रेसिपी है। और बना के मेरे साथ फीडबैक शेयर करो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल संजीव कपूर खजाना को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। तो मैं कपिल आपके लिए और भी ढेर सारी रेसिपीज़ के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक बनाओ, खाते रहो, खिलाते रहो एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मनुष्य के मन और पैराशूट में यही समानता होती है कि यह दोनों तब काम करते हैं जब ये दोनों खुले होते हैं। तो इस वीडियो में कही गई बातों को खुले मन के साथ सुनिएगा। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उन्हें सुबह वनवास न मिलता। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि चाहे मनुष्य हो या भगवान, हर किसी को कठिन परिस्थितियों का सामना करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। लोग भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन कभी उनके चरित्र से अच्छी आदतें नहीं सीखते। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामायण में बताई गई कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये कोई धार्मिक वीडियो या प्रवचन नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको वह बातें बताने वाला हूँ जो आज के जमाने में आपको सही मार्गदर्शन देने में उतनी ही सक्षम है जितनी रामायण काल में हुआ करती थी। सबसे पहली बात तो भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा और न ही उन्होंने कभी प्रवचन दिए। उन्होंने कभी खुद को ईश्वर का अवतार बताकर समाज से बुराइयां मिटाने का कभी कोई अभियान भी नहीं चलाया था, बल्कि उन्होंने अपना जीवन ऐसे बनाया ताकि लोग उनसे सीख सकें। अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी और हर कठिनाई को उन्होंने हंसकर स्वीकारा और अपने जीवन को एक उदाहरण बताकर यह बताया कि जीवन एक ऐसा सफर है जहां इंसान को हर तरह का अच्छा बुरा तजुर्बा मिलता है। अच्छे पलों का तो हम भरपूर आनंद उठाते हैं, पर मुश्किल की घड़ी में अक्सर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि वक्त कैसा भी क्यों ना हो, अपने साथ कोई ना कोई सबक लेकर जरूर आता है, लेकिन कभी कभी हम उस सीख को समझ पाने में सक्षम नहीं हो पाते। हम हमेशा अपने जीवन काल के उस समय में खोए रहते हैं, उससे उभर नहीं पाते जिसने हमें दुख दिया हो। हर इंसान अपने जीवन में आए अच्छे और बुरे वक्त को हमेशा याद रखता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने बुरे वक्त को लेकर बैठे रहें, बल्कि आपका तो फर्ज यह बनता है कि आप अपने जीवन की मुश्किल घड़ियों से सीख लें और जिंदगी में आगे बढ़ें। रामायण से बात साफ साफ अंकित होती है कि दुख से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। ये दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वह व्यक्ति की सीख को खत्म कर देता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमेशा अपने आज में जीने का प्रयास करें, क्योंकि जो बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप उसके दुख में जीते रहेंगे तो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। रामायण के अनुसार किसी भी मनुष्य में उसके उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए निम्नलिखित गुणों का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले उदास व दुखी ना होना, दूसरा अपने कर्तव्य पालन की क्षमता रखना और तीसरा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करना। रामायण के अनुसार हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना असंभव है। कहने का यह तात्पर्य है कि प्रसन्नता और दुख ये दोनों जीवन में आते जाते रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता जीवन में बनी रहे। इसलिए अपने दुखों से हार कर जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं होती, बल्कि सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा और मीठा बोलता है, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता है, किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। ये शाश्वत सत्य है कि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, किंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। ये बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। इसलिए हमेशा बातों को ध्यान पूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहे, अपने अनुशासन का पालन करते रहे। और ये बात हमें सीखने को मिलती है कि अनुशासन सुखी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने की शक्ति देती हैं। अच्छी संगति मनुष्य की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो गलत संगत में है तो उसके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाता है। जैसे कैकेयी ने दासी मंथरा की गलत बातों में आकर भगवान राम को वनवास भिजवाया था। सब कुछ जानते हुए भी भगवान राम ने वनवास को स्वीकारा, क्योंकि वह ये बात
बात बताना चाहते थे कि बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माँ बाप ने उन्हें बड़ा करने के लिए दिया है। रावण ज्ञानी था, रावण धनी था, किंतु अपने अहंकार और क्रोध के चलते उसने अपना सब कुछ नष्ट कर लिया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आप चाहे कितने ही ज्ञानी और कितने ही ज्यादा धनी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर क्रोध और अहंकार जैसे अवगुण हैं तो वो एक ना एक दिन आपका सर्वनाश अवश्य कर देंगे। इसी के साथ रामायण से हमें यह भी पता चलता है कि चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल पत्ती के फूल पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं पाती। इस तरह के मित्र एक न एक दिन आपको धोखा देकर आपका साथ छोड़ देंगे। दोस्तों, रामायण की कहानी देखने या सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसमें कही गई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें। और आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी मेरा यही था कि मैं कम समय में कम शब्दों में आपको रामायण में कही गई कुछ अच्छी बातें बता सकूं। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसमें कहीं ना कहीं उसकी भलाई छुपी होती है। ऐसी ही एक घटना की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं खबरी ऐप पर। उस कहानी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, सुनिएगा जरूर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं आपका मित्र मैं मनमोहन जोशी। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं और जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में किसी को कितना चोट पहुंचाया जा सकता है, और क्या जिस व्यक्ति ने किसी पर हमला किया, अटैक किया है, उसको भी सेल्फ डिफेंस के राइट्स होते हैं? दो क्वेश्चन सुनिए ध्यान से और इस पूरे लेक्चर को आखिरी तक देखिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके पास हमेशा हमेशा के लिए क्लियर रहे। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्फ डिफेंस के राइट्स किसे हैं? सेल्फ डिफेंस में किसी को कितनी हानि पहुंचाई जा सकती है? एंड द पर्सन हु इज नोन एज अग्रेसर, आक्रमणकारी जो हमला करता है, क्या उसके पास भी सेल्फ डिफेंस के राइट्स होते हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देता हूं। तो ध्यान से समझिए बात इस तरह से कि मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये बात समझाऊंगा। इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 4 हमारे पास में है जिसकी हेडिंग है जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद। यहां हम जाते हैं तो सेक्शन 96 से 106 तक की धाराएं बात करती हैं सेल्फ डिफेंस के बारे में। आपने एक बात सुना, मूवीज आपने देखी होंगी, तो मूवीज में होता यह है कि हमारा जो एक्टर है, जो हमारा हीरो है फिल्म का, ये कई सारे लोगों को जान से मार डालता है, उसके बाद भी जेल नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है सेल्फ डिफेंस का। आप समझिए कि जब हमारा फिल्म चल गई, 2.5 घंटे की फिल्म बीत गई, आखिर में हमारा हीरो और विलेन दोनों आमने सामने होते हैं। हीरो के पास में पिस्टल है, विलेन खाली हाथ है, और आपका दिमाग क्या कहता है? इसको गोली मार, फिल्म खत्म कर, हमको घर जाने दे। लेकिन हमारा हीरो पिस्टल साइड में फेंक देता है। अगर इस समय हीरो विलेन को गोली मार दे, वो विलेन जिसके ऊपर कई सारे चार्जेस हैं, कई सारे अपराध उसने कर रखे हैं, दुनिया का सबसे बेकार आदमी वो है, ये आपको पता है, लेकिन अगर हीरो उसको गोली मार दे तो ये हत्या होगी। दिस विल बी नोन एज ऑफेंस ऑफ मर्डर। हीरो समझदार है, वो क्या करता है? पिस्टल फेंक देता है। उसका कारण यह है कि हमारी आईपीसी कहती है कि सेक्शन 99, आप किसी को उतनी ही हानि पहुंचा सकते हैं जितना आपको पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर सामने वाले के हाथ में तलवार है, आपके हाथ में तलवार है, यह बराबरी का मामला है। तो पुराने जमाने की फिल्मों में आपने देखा होगा, हीरो के पास तलवार होता है, विलेन सामने निहत्था है, दोनों आमने सामने होते हैं, एक तलवार किनारे गिरी पड़ी है, वो उठा के उसको दे देता है, फिर दोनों टन 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 खेल रहे होते हैं। क्योंकि अगर हीरो निहत्थे पर वार करेगा तो ये हत्या का अपराध होगा। इस बात को आपको समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों हमारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, 15 मिनट की लड़ाई चलती है, झरना, पहाड़, मैदान, और सबके बाद लास्ट में हमारा विलेन जो है वो बेहोश हो जाता है। विलेन के बेहोश होने पर हीरो उसको जान से नहीं मारता, उसको वैसे ही छोड़ देता है। उसकी माँ या गर्लफ्रेंड जो है वहीं आई होगी, साथ में खड़ी होगी, तो ये उससे मिलने जाता है कि 15 मिनट हो गए, अब इससे मिल लेता हूं। इस बीच में हमारा विलेन जागता है, होश में आता है, और आपको याद है शुरुआत में हीरो ने पिस्टल फेंका था। हीरो जहां पिस्टल फेंका था, ये विलेन वहीं बेहोश हुआ है,
और जब ये दोनों लोग मिल रहे होते हैं तो ये विलेन जाग जाता है, होश में आता है और पिस्टल उठा लेता है। नाउ द हीरो इज हैविंग अप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अगर हीरो उस विलेन को न मारे तो विलेन गोली चला देगा और हीरो मर जाएगा। यहां पर में हीरो उससे चाकू फेंक कर मारता है और विलेन मर जाता है। यह है सेल्फ डिफेंस में किया गया हमला। क्या हीरो को माफी मिलेगी? लॉ कहता है ऐसा कोई भी कार्य, सेक्शन 96 रीड्स एज, धारा 96 भारतीय दंड संहिता प्रावधान करती है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। कहता है कोई बात अपराध नहीं है, नो एक्ट इज एन ऑफेंस। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा या सेल्फ डिफेंस शब्द क्या है? तो आपको एक बात और समझा दूं, सेक्शन 97 में से क्लियर किया गया है, अपनी या दूसरे की बॉडी की रक्षा करने के लिए या अपनी या दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए अगर कोई कार्य किया जाए वो ऑफेंस नहीं है। एक बात और आप समझिएगा ध्यान से कि जब हमारा विलेन और हीरो दोनों आपस में मिलते हैं आमने सामने, शुरुआत में मैंने कहा था जहां हीरो के हाथ में पिस्टल है और विलेन खाली हाथ है, उस समय विलेन के पास भी सेल्फ डिफेंस के राइट्स हैं। एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था, आपको याद हो तो, जो आक्रमण करता है, अग्रेसर है, क्या उसके पास सेल्फ डिफेंस के राइट्स होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। जो शुरुआत करता है उसके पास सेल्फ डिफेंस के राइट्स नहीं होते। ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सेक्शन 97 में आता है, सेक्शन 100 में यह बताया गया है कि कब बॉडी के सेल्फ डिफेंस में किसी व्यक्ति को जान से मार डाला जा सकता है, मतलब उसका मर्डर किया जा सकता है, व्हेन द पर्सन कैन बी किल्ड। सेक्शन 103 में यह लिखा गया है कि कब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी पर्सन को जान से मारा जा सकता है। ये दोनों सेक्शंस में आपके लिए बहुत ब्रीफ में रीड कर दूं, आपके सामने स्लाइड में ये दोनों सेक्शंस आ रहे हैं, आप देखें। सेक्शन 100 रीड सेज व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। कब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो पहला ये लिखता है ऐसा हमला हो जिससे व्यक्ति को यह आशंका हो कि उस हमले का परिणाम मृत्यु होगी। यदि हमला ऐसा है जिससे आशंका यह हो कि उसका परिणाम घोरोपति होगा। यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम रेप या बलात्संग होगा। यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम अननेचुरल लस्ट या प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा होगी। यदि हमला ऐसा है 5वां जिसका परिणाम व्यपहरण या अपहरण, किडनैपिंग या अबडक्शन होगा। यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम सदोष परिरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा, या यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम एसिड अटैक यानी कि अम्लीय हमला होगा। तो अगर इनमें से कोई एक बात है तो शरीर की प्रतिरक्षा में किसी को जान से मारा डाला जा सकता है, किसी की मृत्यु कारित की जा सकती है। 103 प्रोवाइड्स व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होगा। तो ऑफेंस कौन कौन से हैं? यदि रॉबरी, लूट का अपराध है, यदि हाउस ब्रेकिंग, रात्रि गृह भेदन का अपराध है, मिस्चीफ बाय फायर, यदि अग्नि द्वारा रिष्टि की जा रही है, एंड सच मिस्चीफ इज कॉज्ड or committed on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property। रिष्टि ऐसे किसी संपत्ति के संबंध में है जो कोई निर्माण है, तंबू है, जलयान है या मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाई जा रही है। या चौथी बात यह है कि इफ द ऑफेंस इज थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज मे रीजनेबल कॉज अप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। यदि अपराध चोरी का है, मिसचीफ यानी कि रिष्टि का है, ट्रेसपास यानी अतिचार का है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी व्यक्ति को ये अप्रीहेंशन है कि इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम मृत्यु होगा, तो भी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। डेथ कैन बी कॉज्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम के आदमी को पता चलता है कि बी नाम का आदमी उसके घर में घुसा है और वो चोरी कर रहा है। ये अपने घर का दरवाजा खोलता है, देखता है कि उस आदमी के पास हथियार है, उसके पास पिस्टल है, उसके पास तलवार है, एनी ऑफ द शार्प इंस्ट्रूमेंट और फायर आर्म्स ही इज हैविंग। ऐसे कोई डेडली वेपन से वो लेस्ड है, तो लॉ ये कहता है कि इसको अप्रीहेंशन होगा कि वो आदमी इसकी जान ले लेगा। तो इसके पास, जो कि ओनर है बिल्डिंग का, जिसके घर में चोरी हो रही है, इसके पास राइट है, सेक्शन 103 ये राइट देता है कि वो उसको जान से मार सकता है। बहुत ब्रीफ लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि मैं ये समझाने में सफल हुआ हूं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस क्या होता है, और आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस में कब किसी को मृत्यु कारित कर सकते हैं, किसको सेल्फ डिफेंस के राइट होंगे और किसको नहीं होंगे। एक एसेंशियल बात और है कि 106 सेक्शन ये कहता है कि मान लेते हैं किसी भीड़ ने किसी पर हमला किया,
जैसा कि दंगे फसाद में होते हैं, राइटिंग और ऑफरे में एक भीड़ किसी पर हमला कर रही है, ये आदमी जिसको अप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, ये सेल्फ डिफेंस में भीड़ पर गोली चलाता है। हो सकता है कि कुछ इनोसेंट लोग मारे जाएं, कोई बच्चा भीड़ में शामिल है वो मर जाए, किसी महिला को गोली लग जाए। सेक्शन 106 ये राइट देता है, ये अधिकार देता है कि ऐसे सेल्फ डिफेंस के राइट को यूज कर सकते हैं कि किसी इनोसेंट को भी चोट लग जाए, उसकी भी मृत्यु हो जाए। तो उम्मीद है कि इस ब्रीफ लेक्चर में आपको सेल्फ डिफेंस का एसेंस समझ में आया होगा, आपको बारीकी समझ में आई होगी। जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल विधिक शिक्षा से, जानते रहिए देश के कानून को, सशक्त बनिए, क्योंकि मैं कहता हूं नॉलेज इज पावर। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय। जैसे पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात इन तीनों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे विकास के लिए सुख, दुख और संघर्ष ये तीनों बहुत जरूरी हैं। इसीलिए जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हर बार जीत ही हासिल हो। कई बार हम जीतते हैं और कई बार हम सीखते हैं। किस्मत का रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। ये सोचो कि जब दुनिया में सब कुछ बदल सकता है तो तुम्हारी किस्मत क्यों नहीं। परमात्मा कभी हमारा भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। ये कलयुग का कड़वा सत्य है। पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था और आज आय में बड़े का सम्मान किया जाता है। हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को कभी जान ही नहीं पाते, इसीलिए ज्यादातर लोग औसत जीवन बिताते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। किसी ने क्या खूब कहा है, सब मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिश ही जीने का मजा देती है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा और जो पराया होगा वो छूट जाएगा। और किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करना। जरूरी नहीं कि हर बार जब हम सही हो तब सामने वाला भी गलत ही हो। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है और यदि दिमाग में पके तो ठीक इंसान को भी बीमार कर देती है। जब परिवार के लोग खराब और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपका विनाश नजदीक है। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना, क्योंकि जब पिता धूप में जलता है और चूल्हे में माँ जलती है तब जाकर कहीं घर में औलाद पलती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देना है जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत है ही नहीं। जिंदगी में हमेशा ऐसे दो दोस्त जरूर रखना, एक जो कृष्ण की तरह ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे और दूसरा कर्ण की तरह जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आप कभी नहीं जीतोगे अगर आप शुरुआत नहीं करोगे, और अगर आप शुरुआत कर चुके हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आया ही होगा। दोस्तों, मन की आवाज को सुनकर अगर आपकी जिंदगी में भी थोड़ा सा परिवर्तन भी आया है तो अपनी कहानी को मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको करना क्या है, खबरी ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस लिंक पर जाकर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। ये कुछ भी हो सकता है कि आपने कोई बुरी आदत छोड़ दी हो सकता है आप अच्छे से पढ़ाई करने लग गए हो, सुबह जल्दी उठने लग गए हो। छोटा या बड़ा अगर कोई भी चेंज आपकी जिंदगी में आया है तो उसे मेरे साथ शेयर कीजिए। 5 बेस्ट कमेंट्स को मिलेगा मुझसे बात करने का मौका, और बेस्ट कमेंट्स के हिसाब से आपको हेडफोन, मग और टी शर्ट जैसे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो देर मत कीजिए, जल्दी से कमेंट करके मुझे अपनी कहानी बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। जिस प्रकार वेदों और शास्त्रों ने मनुष्य को उसके कल्याण के लिए कई प्रकार के मंत्र प्रदान किए हैं,
उसी प्रकार रामायण ने मानव मात्र के लिए आदर्श आचार संहिता प्रदान की है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, रामायण इसके लिए आदर्श ग्रंथ है। रामायण श्री राम की एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। इसके 24,000 श्लोक हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। सर्वप्रथम इस अनुपम महाकाव्य की रचना कविवर वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी। उसके बाद रामायण के कई महाकाव्य साधारण भाषा में भी अनुवादित किए गए। हिंदी में भी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे अद्वितीय महाकाव्य की रचना की है। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए रामायण के कुछ अनमोल वचनों को परमात्मा के आशीर्वाद से एक आसान रूप में आप सभी भाई बहनों को समर्पित कर रहा हूं। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन गुणों का होना आवश्यक है। धर्म किसी देश के सभी लोगों को एकजुट रखने में समर्थ होता है। धन, सुख, संपत्ति व समृद्धि सभी धर्म के मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। जिनके पास धर्म का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। धर्म सत्य में ही समाया हुआ है और यह संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण है: दूसरों के धन की चोरी, दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के पश्चात अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता तो वह संसार में सबसे अधिक बुरा माना जाता है। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। जो क्रोधित है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के अयोग्य है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके चरित्र व आचरण से होता है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पर चिपक नहीं सकता। अत्यधिक लंबे समय की दूरी या ओझलपन से प्रेम व स्नेह में कमी आ जाती है। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचार धारणाओं व भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। पिता, गुरु व ज्येष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ज्ञान देते हैं वे सभी पिता के समान होते हैं। अभिमानी व्यक्ति चाहे वे आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। मैं रिश्तेदारों के आचरण से भली भांति परिचित हूं। वे अपने रिश्तेदारों की मुसीबत में आनंदित होते हैं। जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होगी। उत्साहहीन, निर्बल व दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराइयों में डूब जाता है। दुख ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाशक होता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। दया, सद्भावना व मानवीयता महापुण्यकारी गुण हैं। दुष्टों व राक्षसों से समझौते की बात या नम्र शब्दों में कोई लाभ नहीं हो सकता।
इसी प्रकार किसी धनवान व्यक्ति को कोई छोटा मोटा उपहार देकर उसे शांत नहीं किया जा सकता। बड़े कहते हैं कि विद्वानों व बुद्धिमानों से परामर्श ही विजय का आधार होता है। बिन पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और पहलवान व्यर्थ में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। जो अपनों को त्याग कर दुश्मनों के शिविर में चला जाता है, उसी के पुराने शिविर के अपने ही साथी दुश्मन को मारने के पश्चात उसे भी मार डालते हैं। सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठे वचन नहीं देते। दिए हुए वचन का पालन करना ही उनकी महानता का चिन्ह होता है। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर कभी बेकार नहीं गिरते। वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारणवश वे आंखों से बाहर निकले। केवल डरपोक और निर्बल ही भाग्य पर निर्भर रहते हैं। झूठे व्यक्ति से लोग उसी प्रकार डरते हैं जैसे जहरीले सांप से। किसी भी बालक के लिए उसके पालक माता व पिता का ऋण चुकाना असंभव है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साह से अधिक और कोई शक्ति नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक उत्साही व्यक्ति ना प्राप्त कर सके। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। ऐसा विचार करके दुखी ना हो कि विधाता का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। जानबूझ के मौत के मुंह में जाने वाले को कोई भी अच्छी राय न तो सुनाई देती है न ही भाती है। दुख हो या सुख, मित्र ही मित्र के काम आता है। आपसी फूट मनुष्य को नष्ट कर देती है। मानव गलती कर सकता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसने कभी कोई गलती ना की हो। जो पाप तुम कर रहे हो उसका बंटवारा नहीं होगा। राजा को सदैव प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। राजा को आदर्श व सच्चरित्र होना चाहिए, क्योंकि वह प्रजापालक कहलाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अब तक पैदा नहीं हुआ जो वृद्धावस्था को जीत सका हो। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है। सहयोग और समन्वय की सदैव जीत होती है। संतोष नंदनवन है तथा शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए श्रम करो। कोई भी खोज एक बड़ी सोच के बिना नहीं की जा सकती। ऐसा करना है दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का, जिन्होंने अपनी सोच के दम पर इस विश्व को ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत दिए जिसके बिना हम विज्ञान के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। न्यूटन के जीवन के बारे में बताने से पहले मैं आपको उनके कुछ खोज के बारे में बता देता हूं। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल नाम की एक शक्ति है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, और इसी बल की वजह से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। इसके अलावा न्यूटन के गति के 3 नियम यानी लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इन नियमों को एक साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनाने तक फॉलो किया जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे खोज किए, लेकिन आज इस वीडियो में हम उनकी खोज के बारे में नहीं बल्कि उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उन्हें पिता का प्यार नहीं मिल सका क्योंकि उनके पिता की मृत्यु
उनके इस दुनिया में आने से करीब 3 महीने पहले हो गई थी। न्यूटन जन्म से ही बहुत ही कमजोर पैदा हुए थे और उन्हें बचा पाना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन शायद ऊपर वाले ने न्यूटन को महान कार्यों के लिए जीवित रखा और बहुत मुश्किलों के बाद उनकी जान बचाई जा सकी थी। आइजैक न्यूटन का नाम उनके स्वर्गवासी पिता के नाम पर ही रखा गया था। जब न्यूटन 3 साल के थे तो उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन न्यूटन के सौतेले पिता को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसीलिए उनकी मां ने उन्हें उनके दादा दादी के पास छोड़ दिया और वह अपने दूसरे पति के साथ में रहने लगी। शुरुआती दिनों में न्यूटन ठीक से बोल भी नहीं पाते थे और साथ ही साथ बहुत जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के थे। इसीलिए उनके कोई दोस्त नहीं हुआ करते थे और लोग उन्हें पागल भी बोलते थे। वो शुरू से ही चांद तारों के बारे में सोचते रहते और अपने दादा दादी से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया करते थे, लेकिन उनके दादा दादी उनके सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाते थे, क्योंकि उस समय तक विज्ञान में बहुत ही कम खोज हो पाया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया और उनकी शुरू की पढ़ाई द किंग स्कूल ग्रांथम में हुई। वह पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुआ करते थे और उनकी पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते। इस बात को लेकर हर दिन उनका क्लासमेट्स के साथ झगड़ा होता रहता था, यहां तक कि उनके झगड़े की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। इसी बीच उनके दूसरे पिता की भी मृत्यु हो गई और न्यूटन फिर से अपनी मां के पास आ गए। अब उनके घर में इनकम का कोई भी सोर्स नहीं बचा था और खर्चे चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए न्यूटन की मां चाहती थी कि न्यूटन अब खेती कर ले और अपना घर संभाले, लेकिन न्यूटन का मन खेती में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके न्यूटन की मां ने उन्हें फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार न्यूटन ने उस स्टूडेंट से बदला लेने की सोच ली, जिसकी वजह से वह स्कूल से निकाले गए थे और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करने लगे और जल्द ही स्कूल के टॉपर्स में गिने जाने लगे। उसके बाद 1661 में अपने एक अंकल के माध्यम से न्यूटन को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया। वहां वह अपनी फीस भरने और खुद के खर्चों को चलाने के लिए कॉलेज के अमीर स्टूडेंट्स के वहां काम करते थे। इसी बीच 1664 में उन्हें अपने कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिली, जिसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई और रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान दे सकते थे। और फिर कॉलेज में ही 1665 में उन्होंने कुछ मैथमेटिकल्स लॉ का खोज किया, जिसे बाद में कैलकुलस का नाम दिया गया। 1665 में ही उन्होंने बीए की भी पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए एमए में एडमिशन लेने की सोची। लेकिन एडमिशन के समय ही अचानक लंदन में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिससे शहर को कुछ महीनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था और इसीलिए वह अपनी मां के पास वापस आ गए और घर पर ही अगले 2 सालों तक लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी के अपने सिद्धांतों पर काम करना शुरू किया। देखते ही देखते अगले कुछ सालों के कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सफलता पा ली और दुनिया को दिखा दिया कि जिद्दी, गुस्सैल और पागल लड़का अगर चाह लेना तो कुछ भी कर सकता है। अपने सिद्धांतों से दुनिया को बदलने के बाद 20 मार्च 1727 को लंदन शहर में न्यूटन की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आइजैक न्यूटन के महान सिद्धांतों की वजह से ही आजकल के नए खोज संभव हो पाते हैं। आज के वैज्ञानिक भी न्यूटन की खोज को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हीं के सिद्धांतों पर काम करते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने विचारों से बना होता है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ऑब्जर्वेशन कि अगर आपका माइंड, जिसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जब आप कुछ सीख रहे हो तो आपका माइंड पूरी दुनिया से हट करके उस जगह पर आ जाए, आपकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से उस जगह पर हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर हो जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सुन रहे हो, आपका सारा ध्यान वहां होना चाहिए। और स्कूल्स में क्या हो रहा है? कुछ अलग हो रहा है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं, अपना एग्जांपल। स्कूल में मेरी इतनी पिटाई हुई है, मतलब मैं इतना पिटा हूं, शायद ही कोई पिटा होगा। अब तो शायद बैन कर दिया है ना स्कूल्स में मारना पीटना और ये सब बच्चों को। हाँ, मेरे टाइम में ऐसा नहीं था, मतलब खूब अच्छे से पिटाई हुई है। और मज़े की बात यह है कि मैं ना तो कोई शरारत करता था, ना कोई लड़ाई झगड़ा करता था, होमवर्क भी अपना टाइम पे करता था, मतलब स्कूल में कोई गलत काम नहीं करता था, फिर भी पिटाई होती थी। मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, सिर्फ एक, कि जब भी कोई बोरिंग क्लास चल रही होती थी तो मुझे उबासी आ जाती थी। मतलब कि टीचर कुछ पढ़ा रही है, देखा मेरे को उबासी लेते हुए बुलाया, बट गेट आउट। ये रोज का था। कई कई टीचर्स थी वो थोड़ी सी दयालु थी, तो वो सिर्फ कान खींचती थी, कोई पीछे से मारती थी, कोई बाहर ले जा करके खड़ा करती थी। तो ऐसी चीजें बहुत हुई है मेरे साथ में। तो धीरे धीरे मैंने क्या सीखा अपने इस एक्सपीरियंस से कि भैया अगर पिटाई से बचना है तो वही करो जो बाकी के बच्चे कर रहे हैं। मतलब कि ढोंग करो उस टीचर को सुनने का। और वो कब हो सकता है? मतलब उस टीचर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बोर हो रहे हो, ये नहीं लगना चाहिए, उबासी नहीं आनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या तरीका निकाला उसका कि टीचर पढ़ा रही होती थी, मैं हाँ 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 कर रहा होता था और माइंड में कुछ और सोच रहा होता था, कहीं और अपने ध्यान को ले गया। मतलब टीचर पढ़ा रही है, टीचर खुश है कि अरे वाह ये तो मेरे को सुन रहा है, उसको क्या पता कि मैं क्या सोच रहा हूं। उबासी आना बंद, क्योंकि माइंड में कुछ मजेदार सी चीज चल रही है, स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहा हूं, खेलने के बारे में सोच रहा हूं, टीचर अपना बोले जा रही है सामने से। ये हो रहा था। तो अल्टीमेटली मैं क्या सीख रहा था स्कूल में कि किस तरीके से अपने माइंड को उस जगह से हटा करके जहां से आपको सीखना चाहिए कहीं और लेकर के जाना है, इमेजिनेशंस की दुनिया में जाना है। ये हो रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर मैंने सीखा कहाँ से। एक बात तो पक्की है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ से मैंने इतना नहीं सीखा जितना कहीं और से सीखा है। तो कहाँ से सीखा? वो मैंने सीखा स्पोर्ट्स से। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट स्पोर्ट्स इज द बेस्ट टीचर इन द होल वर्ल्ड। उससे अच्छा कोई टीचर नहीं। और यहां पर एक छोटा सा कन्फेशन है, मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि जो एजुकेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। सर्वाइवल के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिंदगी काटने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिंदगी जीने से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी को समझना इंपॉर्टेंट है, एक लर्निंग एटीट्यूड होना इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी, लेकिन एक बात उन्होंने कही, वो थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में। कि डॉट्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, डॉट्स क्या हैं? आपके लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो जब हो रहे होते हैं तब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आज आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, आपको लग रहा होगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन आगे जाकर के जब आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा हुआ वो मेरे साथ में हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता। होता है ऐसा कि एक जॉब से निकाल दिया, उस टाइम पे बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया, मेरी जॉब चली गई, जॉब चली गई, उसके बाद में उससे अच्छी जॉब मिल गई।
होता है ऐसा? ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? हुआ है, बहुत लोगों के साथ में हुआ है। तो ऐसे ही उन्होंने बात करी थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में, और कमाल की बात है, उन्होंने ये कहा कि आप कभी भी अपने इन एक्सपीरियंसेस को, इन डॉट्स को फ्यूचर में देख करके कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आगे देख करके इन डॉट्स को कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये जो हो रहा है इसकी वजह से फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो और फिर आप पीछे पलट करके देखते हो तो एक एक करके सारे डॉट्स जुड़ जाते हैं। कोई भी चीज बेकार के लिए नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हम इस समय नहीं देख सकते, बाद में समझ आ जाता है।